लेकिन फैक्टर्स कौन कौन थे? इसको अफेक्ट करने वाला सबसे मेजर फैक्टर तो था नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, जिसकी चर्चा हम काइनेटिक्स में नहीं करते। क्यों? जैसे जिनॉन का नेचर है कि वो नोबल है, जल्दी रिएक्ट नहीं करती, और फ्लोरीन का नेचर है कि वो भयंकर रूप से रिएक्टिव और चिथड़े उड़ा देती है। ठीक है, लेकिन जिन फैक्टर्स की हमने चर्चा इस चैप्टर में करी है वो कौन से हैं? पहला सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे विस्तृत, जिसकी बड़े डिटेल में हमने चर्चा करी है, वो था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन का रोल क्या है? उसके बाद आई बारी टेम्परेचर और कैटलिस्ट की। टेम्परेचर की हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, इसमें हमने बात करी है महान आर्हीनियस की और उनकी खूबसूरत इक्वेशन की, K बराबर A e⁻ ए और E A थे आर्हीनियस पैरामीटर्स, जो कि आर्हीनियस ने मान लिए थे। शब्दों पर ध्यान दें, महत्वपूर्ण शब्द है। आर्हीनियस की इक्वेशन के अनुसार A और E A कांस्टेंट्स हैं और ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हैं, आर्हीनियस पैरामीटर्स कहलाते हैं ये। E A है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसका एक फॉर्मूला भी था, E A माइनस E A डैश इज डेल्टा H। हाँ, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल गिव मी डेल्टा H ऑफ एनी रिएक्शन। A कहलाता था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, कभी कभी लोग इसे आर्हीनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल देते हैं। e⁻ ये क्या चीज है? ये रेशियो बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ, बोलो बोलो, याद करो क्या था? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी ग्रेटर देन E A, जिसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ज्यादा है, ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कितना है? दैट इज गिवन बाय e⁻ और आप देख सकते हैं एज टेम्परेचर टेंड्स टू इंफिनिटी, e⁻ टेंड्स टू 1। इसका मतलब सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हो जाएंगे जिनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ज्यादा होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर अनंत की ओर बढ़ता जाएगा, तो बहुत 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 ज्यादा हो जाएगा ऐसे। हाँ, जानते हैं, सब देख लिया है हमने। आज की आखिरी मुलाकात, पता नहीं जिंदगी और फिर मिलेंगे दोबारा, लेकिन बातें जो चल रही हैं, कैटलिस्ट का छोटा सा प्यारा सा क्यूटी पाई सा इफेक्ट है, आइए उसको देखते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इक्वेशन कौन सी होगी? इक्वेशन वही होगी जिसकी हमने बात करी है। कौन सी? महान आर्हीनियस और उनकी पुरानी इक्वेशन। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट। पर ये सब बातें करें उसके पहले जान लीजिए कैटलिस्ट कहते किसे हैं, कौन है कैटलिस्ट? वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को बदल दे, सब्सटेंसेस व्हिच कैन ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन एक्चुअली। विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन एक्चुअली, इसका क्या मतलब है? ये भ्रामक शब्द हैं, ये अक्सर लिखे होते हैं। एक्यूरेटली स्पीकिंग, without appearing in the overall balanced equation. Species which can alter the rate of reaction without appearing in the overall balanced equation for the reaction are said to be catalysts. वो पदार्थ जो रिएक्टेंट में है तो प्रोडक्ट में भी, अगर रिएक्टेंट में कंज्यूम हुए तो प्रोडक्ट में एज इट इज दोबारा बन जाए, नेट बैलेंस्ड इक्वेशन में अपीयर न करें, लेकिन वो रिएक्शन के रेट को बदलने में समर्थ हो, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं कैटलिस्ट, उत्प्रेरक या कैटलिस्ट। A catalyst is a substance that can alter मतलब बदल सकता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, the rate of reaction without undergoing any permanent chemical change। परमानेंट केमिकल चेंज नहीं है, टेम्परेरी हो सकता है, सरकारी कर्मचारियों का माफिक, परमानेंट नहीं है। ठीक है, दिस फिनोमिनन इज शोन बाय अ कैटलिस्ट। ठीक है, एंड दिस फिनोमिनन व्हिच इज शोन बाय अ कैटलिस्ट, ये प्रोसेस, ये फिनोमिना कहलाता है कैटालिसिस। कैटालिसिस, जी हाँ, ये कहलाता है कैटालिसिस। ठीक है, तो कितने तरह के कैटलिस्ट होते हैं? अलग अलग तरह के होते हैं। हाँ बिल्कुल, आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट हैं, ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कैटलिस्ट को, वो अलग बात है। पहले यहां पे देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट। वाओ, ये क्या भला है? पॉजिटिव कैटलिस्ट वो है जो रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं, कम ऑन यार। और नेगेटिव कैटलिस्ट कौन है? वो है जो रिएक्शन का रेट घटा देते हैं। अच्छा, इतनी सी बात है? जी हाँ, ठीक है। आमतौर पर
जो रेट बढ़ाते हैं उन्हीं को लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। अच्छा, जैसे H2O2 है, हाँ जी, अगर H2O2 को आपने रख दिया तो पड़े पड़े वो डिस्प्रपोर्शनेट करता है, देता है H2O प्लस हाफ O2, और बुलबुले बुलबुले निकल के O2 के उड़ते रहते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। इस रिएक्शन को वक्त कितना लगता है? कई दिन लगते हैं, कई महीने लगते हैं। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम H2O में बदलते जाएंगे, है ना। आप देखें, H2O2 डिस्प्रपोर्शनेट तो करता है। अगर आप मेडिकल शॉप्स पे जाएं और उनसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड मांगें तो वो एक बोतल देंगे आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, और उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल में आप देखेंगे, बड़ी मजेदार बात है, उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल में आप देखेंगे H2O2 की एक्सपायरी साल भर 6 महीने ऐसे लिखी होती है। मतलब वो 1 साल तक भी पड़ा रह सकता है, ज्यादा सिग्निफिकेंटली डिकम्पोज हुए बिना। थोड़ा बहुत तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन आप उसमें बस एक चुटकी क्या होता है? well, एक चुटकी बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड है, आप उसमें एक चुटकी जरा सी मात्रा मैंगनीज डाइऑक्साइड की डाल दें, है ना। एक चुटकी मैंगनीज डाइऑक्साइड की कीमत तुम क्या जानो H2O2 बाबू, है ना। तो आप देखेंगे जैसे ही वो एक चुटकी एमोनोटू पड़ेगा, एकदम जो बॉटल H2O2 की पागलों की तरह एकदम रिएक्शन होगा, तेजी से बुलबुले निकलेंगे, पानी उबलने लगेगा, फ्यूम्स निकलेंगी, यही रिएक्शन होगा। पर इतनी तेज हो जाएगा कि चंद सेकंड्स में ही H2O2 कड़ाकट डिकम्पोज कर जाएगा, H2O2 अथाह O2 उगलेगा, खूब सारी हीट निकलेगी इस प्रोसेस में, इतनी हीट निकलेगी कि पानी उबलने लगेगा, और अगर डब्बा बंद है तो बम की तरह फूटेगा और धमाका हो जाएगा। और गजब, तो शानदार है। जी हाँ, ये कमाल है किसका? उसका, जिसे आप प्यार से कहते थे कैटलिस्ट, राइट। चलिए, तो जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है किसी कैटलिस्ट की? एक कैटलिस्ट जो है, पहली बात ध्यान रखिएगा, कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, हाँ, न होने वाले रिएक्शंस को वो इनिशिएट कर दे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, हैं? अभी तो आप कह रहे थे कि जैसे H2O2 चल रहा है, H2O2 जल्दी डिकम्पोज नहीं करता, हमने MnO2 डाला डिकम्पोज कर जाता है। हाँ, लेकिन प्लीज नोट, उसमें H2O2 का रिएक्शन बहुत धीमे 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 जैसे भी सही पर चल रहा था, वो चल रहा था, वो इतना धीमे हो रहा था कि आपको ज्यादा सिग्निफिकेंटली दिख नहीं रहा था। और फिर क्या हुआ? फिर एकदम से आपने MnO2 डाला और धड़ धड़ और पागलों की तरह रेट बढ़ गया। ठीक है, अच्छा हुआ। तो कैटलिस्ट ने रिएक्शन इनिशिएट नहीं किया, हाँ नहीं किया, लेकिन क्या किया? उसने रिएक्शन को तेज कर दिया। इन जनरल कहीं कहीं ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जहां इनिशिएशन के लिए कोई अलग रिएक्शन रिक्वायर्ड होता है। अगर ऐसा है तो अ कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, वो किस रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, इट सिंपली स्पीड्स अप द रिएक्शन। जो चल रहा है उसे तेज कर देगा बस। ठीक है, दूसरा, एक चुटकी MnO2 आप डाल दें, पूरे ड्रम के ड्रम H2O2 खलास कर सकता है वो। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। अथाह मात्रा हो रिएक्टेंट्स की, कैटलिस्ट मजे से उड़ा देगा उनको, छोटी सी मात्रा में चाहिए बस। अच्छा, हाँ समझ गए हम। क्या समझे? पूरा समुद्र H2O2 का, और एक चुटकी MnO2 डाल दो, सारा डिकम्पोज कर जाएगा। कंट्रोल करें अपने आप को, ऐसी बकवास नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं कि रिलेटिवली स्मॉल पर नेग्लिजिबल नहीं है कि एक मॉलिक्यूल डाल दिया आपने MnO2 का और उसने पूरा ब्रह्मांड का सफाया कर दिया H2O2 से भरे हुए। नहीं, बकवास है ये सब, है ना। क्वांटिटी टू सम एक्सटेंट में मैटर, लेकिन हाँ, रिलेटिवली जितना रिएक्टेंट है उसके मुकाबले बहुत जरा सी मात्रा काफी हो जाती है कैटलिस्ट की, ये हम कह रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या करता है कैटलिस्ट? क्या कैटलिस्ट डेल्टा H बदल देता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल देता है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बदल देता है? नहीं नहीं नहीं। व्हाट? थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी पैरामीटर, और भूलिएगा, थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी पैरामीटर बदल नहीं सकता है। कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज एनी पैरामीटर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसा है, जी हाँ। अ कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या है? आप ध्यान दीजिए, कई सारी चीजें होती हैं कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदला कि नहीं बदला, डेल्टा H बदल सकता है कैटलिस्ट, डेल्टा S बदल सकता है, डेल्टा G बदल सकता है। जवाब है, इनमें से कुछ नहीं बदल सकता। कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन को जल्दी ला सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकता। ये बोल क्या रहे, समझ में नहीं आ रहा।
मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई इक्विलिब्रियम है, कौन सा, आइए लेते हैं N2 + 3H2, N2 + 3H2 टकाटक 2NH3। आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है और कुछ नहीं है अमोनिया का शुरुआत में, और वॉल्यूम है इसका 1 लीटर। बड़े खुशी की बात है। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे ये कि मान लीजिए रिएक्शन हुआ, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया और 8 इक्विलिब्रियम, मान लीजिए 0.5 मोल बचे अमोनिया के, 1.5 मोल बचे हाइड्रोजन के और 1 मोल बन गया अमोनिया का, और मस्त इक्विलिब्रियम अटेन है और 10 घंटे लगते हैं ये इक्विलिब्रियम अटेन होने में। खुशी की बात है। अगर आप इसमें एक्सपेरिमेंट 1 आपने इतना अमाउंट डाला, वॉल्यूम इतना ही रखा, 10 घंटा लगा, इसी वॉल्यूम में इतने ही इनिशियल अमाउंट्स डालिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, हाँ जी, और उसको आयरन कैटलिस्ट से भी, मतलब उसमें आयरन कैटलिस्ट भी ऐड कर दीजिए। हो सकता है कि ये इक्विलिब्रियम जो पहले 10 आवर्स में स्टैब्लिश होता था, अब मान लीजिए 20 मिनट्स में हो जाए, 20 मिनट में होता है, कहना जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, है ना, 10 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में, 5 घंटे में, कुछ भी है ना, मतलब जल्दी स्टैब्लिश हो जाए। लेकिन जब ये स्टैब्लिश होगा, जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा, तब भी आप पाएंगे अगर टेम्परेचर वॉल्यूम सेम है, इनिशियली उतने ही अमाउंट डाले गए N2 और H2 के, तो फाइनल इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशंस भी ठीक इतने ही रहेंगे मेरे भाई। कंसंट्रेशंस बदलेंगे नहीं, कंसंट्रेशंस बिल्कुल नहीं बदलेंगे, इस बात को आप ध्यान दें। अच्छा, concentrations will not change, concentrations will definitely not change. Catalyst यही लिखा है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब अगर एक बार इनिशियल अमाउंट्स आपने तय कर लिए कि इनिशियली आपने कितना कंसंट्रेशन रखना है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, विद कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट जो इक्विलिब्रियम आएगा, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ या सेम कॉन्सेंट्रेशंस आएंगे इक्विलिब्रियम पे। कैटलिस्ट डालने का फर्क सिर्फ इतना होगा, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो। क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। डेल्टा एच वगैरह थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स तो चेंज कर ही नहीं सकता कैटलिस्ट, उसके हाथ से ही बाहर की बात है, ठीक। इट कैनॉट ऑल्टर डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। एक मजे की बात और बताएं, एक कैटलिस्ट जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कैटलाइज करता है। हाँ जी, आपके मन में ख्याल आए कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अगर हम कैटलिस्ट डाल दें तो क्या वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा? ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया है डेल्टा जी नेगेटिव। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका डेल्टा जी नेगेटिव हो और जब कैटलिस्ट डाल दिया आपने तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए, जो पहले नॉन स्पॉन्टेनियस था वो स्पॉन्टेनियस हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, तो कैटलिस्ट ये काम करता कैसे है? वो रेट ऑफ रिएक्शन को बदलने की बात आप कर रहे हैं, बदल कैसे सकता है? करता अल्टीमेटली होता क्या है? बड़ा प्यारा सा काम है। कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेट पाथवे दे देता है, एक दूसरा रास्ता दे देता है रिएक्शन के होने के लिए। अच्छा, और वो दूसरा रास्ता अगर ज्यादा आसान है, उस दूसरे मैकेनिज्म में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर कम है, तब आप पाएंगे तेजी से उस रास्ते से रिएक्शन होने लगेगा और रिएक्शन तेज हो जाएगा। पता नहीं क्या है, एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए एक नदी है, एक रिवर है और वो बह रही है। नदियां बहती बेचारी, क्या करेंगे आप, ठीक है। अब नदी के बहने की एक स्पीड है, ठीक है, वो एक फ्लो रेट से पानी उसमें जा रहा है और सब लोग बड़े खुश हैं। आपने एक काम किया, आपने क्या किया, आपने नदी के बगल में बहुत गहरा गड्ढा खोद दिया। नदी अपने आप में गहरी होती है, पर इंसान का संकल्प उससे भी गहरा होता है। आपने उसके बगल में एक गड्ढा खोद दिया। अब आप पाएंगे जैसे जैसे आपने उसमें गड्ढा खोद दिया, तो अब अगर नदी वहां से होकर जाए तो क्या नदी के लिए ज्यादा आसान है? कह सकते हैं। अगर वो गड्ढा नदी से भी गहरा है और साइड में है और आपने जैसे ही उसको मिलाया यहाँ पर, आप पाएंगे नदी का अधिकांश पानी यहाँ से होकर बहने लग जाएगा। पानी के बहने की एक रेजिस्टेंस है कि रास्ते में पत्थर है, चट्टाने हैं, कुछ हैं, अगर आप उनको हटा देंगे,
आप उसे एक ऑल्टरनेट पाथवे दे देंगे, आप उसे एक दूसरा रास्ता दे देंगे जो ज्यादा आसान है, पानी वहां से बहने लगेगा। ठीक है, एक वायर था, वायर में करंट बह रहा है, ठीक है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट ए और बी के बीच में। आपने एक शंट कनेक्ट कर दिया, शंट फिजिक्स वाले बोलते हैं, मतलब एक मान लीजिए यहाँ पे 100 ओम की रेजिस्टेंस थी, आपने 1 ओम की रेजिस्टेंस डाल दी साथ में, तो क्या होगा, अब आपने एक ऑल्टरनेट पाथवे दे दिया, आपने एक ऑल्टरनेट पाथ दे दिया है इसे। अच्छा, दे तो दिया है। अब यहां से आना चूंकि ज्यादा आसान है, तो आप पाएंगे अधिकांश करंट पुराने रास्ते से थोड़ा बहुत जाता रहेगा, मना नहीं है, अधिकांश करंट दूसरे रेजिस्टेंस से होकर बहने लग जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम है वहां पर। अच्छा, बात तो सही है, ऐसे ही काइनेटिक्स में भी होता है, रिएक्शन एक रास्ते से चल रहा है, बहुत अच्छा है, और चलते 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 अगर जो है आपने उसको एक ऑल्टरनेट रास्ता दे दिया कि भाई तू यहां से भी निकल सकता है, वो दूसरे रास्ते चला जाएगा। तो बाय रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या बाय लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, आप उसको एक और रास्ता दे देंगे, भाई यहां से हो जा, तो तेजी से चल जाता है, रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। बात तो सही है, तो आसान है बिल्कुल। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन घटा देते हैं, और नेगेटिव कैटलिस्ट, वैसे तो नेगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर्स बहुत कुछ करते हैं, कुछ केसेस में वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बढ़ा भी सकते हैं, और तब जब वो इनहिबिटर्स कहलाते हैं। हाँ, ये क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए आपके पास रिएक्टेंट है, आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, अब शुरू में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थी इतनी, शुरू में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थी इतनी, हाँ जी, फिर क्या किया, आपने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन घटा दी, ई कैटलिस्ट। जैसे जैसे आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन घटाते जाएंगे, आप अरेनियस इक्वेशन से देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन लगातार अपने आप बढ़ता जाएगा, जी हाँ बढ़ता जाएगा। एक है ई विद कैटलिस्ट और एक है ई विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से, एक है ई विदाउट कैटलिस्ट और एक है ई विद कैटलिस्ट, फाइन, ठीक। तो ये विद और विदाउट कैटलिस्ट का ड्रामा क्या है, आप इक्वेशन की मदद से देख सकते हैं, के बराबर ए ई रेज़ टू माइनस ई बाई आर डी, तो नॉर्मल चल रहा था रिएक्शन, आपने कैटलिस्ट डाल दिया, तो अब रेट कांस्टेंट के बदल गया है, के विद कैटलिस्ट कितना हो जाएगा, ए ई रेज़ टू माइनस ई डैश या ई विद कैटलिस्ट अपॉन आर टी, ठीक है। और आप ये देखना चाहते हैं कि रेट कितने गुना हो गया, रेशियो ले लीजिए, क्या जाएगा, आप देखेंगे ई रेज़ टू माइनस ई ए डैश माइनस ई ए अपॉन आर टी, इस तरह से ई डैश माइनस ई ए अपॉन आर टी, डन, ठीक है। अब एक बात ये देखिए, अगर हमें पता है कि ये ज्यादा है और ये डैश कम है, ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं कि यहां जब लिखा था माइनस ऑफ ई ए डैश माइनस ई ए अपॉन आर टी, इफ ई ए इज मोर देन ई ए डैश, दिस थिंग इज पॉजिटिव, ई ए ज्यादा है ई ए डैश कम है, तो ब्रैकेट नेगेटिव होगा, उसको नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब दिस नंबर विल बी मोर देन 1, इसका मतलब दिस नंबर विल बी मोर देन 1, इसका मतलब रेट कांस्टेंट विद कैटलिस्ट इज मोर एज कंपेयर टू रेट कांस्टेंट विदाउट कैटलिस्ट, या आप कह सकते हैं रेट ऑफ अ कैटलाइज्ड रिएक्शन इज मोर एज कंपेयर टू रेट ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। हाँ ठीक है, ये तो आसान ही है, एग्जैक्टली, कैटालिसिस एक बहुत 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 ही आसान चीज है जो मैं आपसे कन्वे कर रहा हूँ, फॉर्मूले की मदद से भी देखेंगे और कॉमन सेंस से, दोनों में बहुत ईजी है, ठीक है। एक बात और, ये जरूरी है कि कैटलाइज्ड रिएक्शन का रेट हमेशा ज्यादा हो अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है, तो अगर नेगेटिव हुआ और अगर आपने कुछ चेंज कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक चीज और है, टेम्परेचर भी सेम रहना चाहिए, मैथमेटिकली यार आप देखें, अगर टेम्परेचर एक का T1 था दूसरे का T2 कर देंगे फिर कोई भरोसा नहीं है, कैसे, आप देख लो, रेट ऑफ कैटलाइज्ड एंड अनकैटलाइज्ड रिएक्शन कैन बी इक्वल if the temperature of uncatalyzed reaction is more as compared to catalyzed reaction,
ये क्या है, ये कॉमन सेंस की छोटी छोटी स्टूपिड बातें हैं जो हम बता रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए, जैसे के इनिशियल है, ए ई रेस्ट माइनस ई ए अपॉन आर T1 है। अब के कैटलिस्ट क्या है, ए ई रेस्ट माइनस ई ए डैश बाय आर T2 करते हैं। कोई कहता है कि विद कैटलिस्ट विदाउट कैटलिस्ट रेट सेम है। अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ ई ए अपॉन T1 और ई ए डैश अपॉन T2 ये सेम हो गए। तो अगर कैटलिस्ट ने रेट ऑफ रिएक्शन या सॉरी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आधी कर दी है, जिस रेशियो में चेंज हुई है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, देखिए जिस रेशियो में चेंज हुई है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, उसी रेशियो में अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दें, उसी रेशियो में अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दें, अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आधी करी है और टेम्परेचर भी आधा कर दें केल्विन में, तो आप पाएंगे रेट सेम हो जाएंगे, तब कोई अंतर नहीं आएगा। अदरवाइज तो ऑफकोर्स फर्क पड़ेगा ही सही। इतनी सी बात है, और सच तो ये बेसिक कॉमन सेंस है और कुछ नहीं, राइट। ई ए अपॉन ई ए डैश इज T1 अपॉन T2, दैट्स इट। हाँ ठीक है, फाइन, समझ गए हम, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन है ऐसी बात पे। रिएक्शन देखिए, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ए गिविंग यू प्रोडक्ट एंड ए गिविंग यू प्रोडक्ट, दोनों में वही रिएक्शन है। 700 केल्विन पर रिएक्शन हो रहा है विद कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट सॉरी, और उससे टेम्परेचर कम कर दिया 500 केल्विन पर, रिएक्शन है विद कैटलिस्ट, और पूछा है इट वाज फाउंड दैट EA is decreased by 30 kilojoules per mole in presence of catalyst. If the rate of reaction remains unchanged, energy of activation for catalyzed reaction is और हमने कहा है कि A को आप सेम मान लो। क्या करेंगे देखिए, हम ऐसे कहेंगे, अभी अभी जस्ट सॉल्व किया ही था, K बराबर A डिवाइड कर दीजिए। एक बार विदाउट कैटलिस्ट है, दूसरी बार विद कैटलिस्ट है, डैश मतलब कैटलिस्ट के साथ, तो K अपॉन K डैश सेम है। रेट बोला है, रेट रिमेन्स अनचेंज्ड, तो K इज इक्वल टू K डैश, देयरफॉर ये आप कह सकते हो EA अपॉन T1 इज EA डैश अपॉन T2, और EA डैश कितना है, EA माइनस 30, तो EA अपॉन T1 ऐसा आ जाएगा। अच्छा, therefore EA is 1.4 EA minus 30 into 1.4 which is 42, तो 0.4 EA is equal to 42, therefore EA is 420, वाह क्या नंबर है, अपॉन 4 which is 105 किलो जूल्स पर मोल। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट है 105, और EA डैश पूछी है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन, EA डैश इज 105 माइनस 30 यानी कि 75 किलो जूल्स पर मोल, तो EA डैश हो जाएगी 75 किलो जूल्स पर मोल। आंसर है 75, 75 किलो जूल्स पर मोल। आसान है बिल्कुल, सी इज द आंसर। तो भाई लोग, ये तो थी कहानी कैटलिस्ट की डिपेंडेंस की। आर्गेनियस को फुल स्कोप पे हम देख चुके हैं, जिसमें हमने बात करी है टेम्परेचर डिपेंडेंस की और हमने बात करी है कैटलिस्ट की डिपेंडेंस की। पर एक बात बताइए, आर्गेनियस की जो थ्योरी थी वो थ्योरेटिकल थी? नहीं नहीं नहीं, अगर आप देखें एट बेस्ट उसे एम्पिरिकल ही माना जाता है। तो ठीक है, एक इज्जत है आर्गेनियस की, पुराने बड़े आदमी हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा एडवांस थ्योरीज उनके बाद डेवलप हुई। दो थ्योरीज आज बहुत मशहूर हैं जो हमारे काम किए गए, उसकी हम चर्चा करेंगे, कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। हम अपनी इस कथा में सिर्फ चर्चा करेंगे कोलिजन थ्योरी की। कोलिजन थ्योरी और किस तरह से रिएक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन कैसा होता है, इन सब चीज़ों को अकाउंट में लेते हुए हमें न सिर्फ ज़्यादा अच्छी इंसाइट देती है कि रिएक्शन हो कैसे रहा है, हम डिराइव भी कर सकते हैं कैसे, आर्गेनियस जैसी इक्वेशन को। जी हाँ, हम बाकायदा आर्गेनियस को डिराइव कर सकते हैं, थोड़े और मॉडिफाइड और अपग्रेडेड फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे, आइए बात करते हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है?
कोलिजन थ्योरी मानती है पहली बात तो ऐसे मान लो कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हार्ड स्फीयर्स हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है, कठोर लोहे के जैसे गोले होते हैं, मजबूत ऐसे हैं, वो रैंडमली चल रहे हैं, धूम धड़ाक टकरा रहे हैं. It assumes that a reaction occurs when the molecules have sufficient energy and they collide with each other. It is based on KTG, kinetic theory of gases. जिस तरह से हमने डेरिवेशन करे थे kinetic theory of gases में, उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए उन्हीं लॉजिक्स के साथ हम डेरिवेशन कर सकते हैं किसका, कि भाई कितने कोलिजन हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड, रेट ऑफ कोलिजन निकाल सकते हैं. और जिस रेट से हो रहा है कोलिजन, फिर देख सकते हैं किनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि भैया अगर ऐसा है तो इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. हाँ, कैसे कैसे, आइए देखिए. सबसे पहले तो बात होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी की. वाओ, क्या है ये? द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, ये क्या हो गया? रेट ऑफ कोलिजन्स. पर कहां पर? पूरे ब्रह्मांड में, एक डब्बे में, किसमें? पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ कोलिजन्स per second per unit volume of reaction mixture is called collision frequency Z. थोड़ा सा डरावना शब्द है, फिर से सुन लीजिए. कितने मॉलिक्यूल कर रहे हैं कोलाइड, आपको ये देखना है. हाँ जी, पर वो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 1 सेकंड में, किसमें कर रहे हैं? हमें इंटरेस्ट है रेट ऑफ कोलिजन में, क्योंकि हमें इंटरेस्ट है रेट ऑफ रिएक्शन में. तो रेट ऑफ रिएक्शन पर सेकंड या पर यूनिट टाइम होता है. तो हमने भी देखा पर यूनिट टाइम कितने मॉलिक्यूल कर रहे हैं कोलाइड, ये तो देखेंगे ना. हाँ जी, ठीक है, देखो, देख लिया. तो एक तो रेट ऑफ कोलिजन, दूसरा रेट ऑफ कोलिजन तो आई मीन कुछ भी हो सकता है. मान लीजिए आपके पास 1 मोलर अमोनिया है. हाँ जी, तो 1 मोलर का इतना सा वॉल्यूम हो सकता है, इतना 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 कितना. तो हमने कहा पर यूनिट वॉल्यूम देख लो, जितना तुम्हारा वॉल्यूम आए उससे मल्टीप्लाई कर लेना, क्या दिक्कत है. तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, ये बताती है कोलिजन थ्योरी. अच्छा, और ये है कोलिजन फ्रीक्वेंसी. फाइन. द कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर. कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे. टेम्परेचर बढ़ाओगे, तेज चलेंगे तो भी जल्दी जल्दी टकराएंगे. ठीक है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन and temperature, both the factors contribute towards more number of collisions per second per unit volume. ठीक है, makes sense, not a big deal. देखिए क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ कम है. जहाँ ज्यादा है वहाँ टक्कर ज्यादा हो रही है, यहाँ कम है वहाँ टक्कर कम हो रही है. और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, जो भी है. जैसा ये वक्त बीतता जा रहा है और आप देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट काले वाले बन गए हैं, यहाँ कम प्रोडक्ट काला वाला बना है. क्यों? कॉन्सेंट्रेशन कम थे. ठीक है. दूसरा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का बड़ा महत्व है. कोलिजन हो तो गया है, बट नॉट ऑल कोलिजन्स रिजल्ट इन अ प्रोडक्ट. मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपने दीवार पर हथौड़ा मारा, हाँ जी, हल्के से टक किया तो क्या दीवार टूट जाएगी? नहीं. आपने और थोड़ा सा हल्का धड़ाक किया तो हो सकता है प्लास्टर उखड़ जाए. और कस के उठाया, बड़ा भारी आता और धड़ाक ठोर की साइड में दीवार में दे मारा और दीवार चरमरा हुई. थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना. हम मानते हैं कि आप में ताकत है, थोर टाइप्स, थोरिश हथौड़ा है. अगर ऐसा है, भयानक कोलिजन होगा, दीवार टूट भी सकती है. डिपेंडिंग अपॉन किस एनर्जी से, वही दीवार है, वही हथौड़ा है, वही मारने वाला है, लेकिन जिस एनर्जी के साथ होगा कोलिजन, उसी से तो पता चलेगा प्रोडक्ट बना कि नहीं बना. एक मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए. बिल्कुल. तो सारे नहीं, कुछ ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है ताकि वो टकराने के बाद बॉन्ड्स को तोड़ भी सके. और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन. जैसे जैसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाएगी, यानी कि जैसे जैसे वो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी कि रिएक्शन के लिए कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, वैसे वैसे आप कहेंगे कि रेट ऑफ कोलिजन भी कम हो जाएगा. ठीक है. अगर बायोमोलिकुलर रिएक्शन है जिसमें 2 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, ए और बी, और प्रोडक्ट बना रहे हैं, रेट क्या होगा? हम कहेंगे ZAB. जहाँ AB क्या है?
ZAB इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट्स। ए और बी के कितने मॉलिक्यूल्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम टकरा रहे हैं, ये है ZAB। e⁻ होना भी चाहिए, एक्सपेक्टेड है। e⁻ क्या है? फ्रैक्शन ऑफ, ये पहले भी देखा था हमने, लेक्चर की शुरुआत में भी देखा था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी E के बराबर या ज्यादा जो भी है उतनी है, उससे हम e⁻ निकाल सकते हैं। मतलब ये वो फ्रैक्शन है जो रिएक्शन करा सकता है। ठीक है, तो इतनों ने किया कोलाइड, और ये है फ्रैक्शन जो रिएक्शन करा सकता है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो उन मॉलिक्यूल्स की संख्या आ जाएगी जो टकरा भी रहे हैं और जिनकी एनर्जी एक लिमिट से ज्यादा भी है, यानी कि वो रिएक्शन कराने में सक्षम है। अरे वाह, तो क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा? हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था। तो आप ये देखें, इससे अगर रेट कांस्टेंट निकालेंगे तो इससे काफी एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनके तो आ जाते हैं। बुरा नहीं है ये, लेकिन जब प्रैक्टिकल में रिएक्शंस में बहुत सारे हजारों रिएक्शंस में इसको लगाए और चेक किया गया तो देखा गया कि जो छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स की टक्कर हो रही है, H2 और I2 टकरा गए, बढ़िया आ जाता है। लेकिन लंबा और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जैसे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है और मान लीजिए उससे OH- टकरा रहे हैं, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन चेक कर रहे हैं। अब आइसोब्यूटाइल क्लोराइड एक लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स या विचित्र से मॉलिक्यूल है, वहां पर आप देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो इससे प्रेडिक्ट होता है और रेट ऑफ रिएक्शन जो वास्तव में होता है, उनमें एक्सपेरिमेंटल और प्रेडिक्टेड में बड़ा अंतर पाया जाता है। सही क्या है? सही तो वही है जो ईश्वर कर रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंटल है, साइंस में मान्यता तो उसी की है, क्यों? क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो सामने दिख रहा है उसको छुटला नहीं सकते। दुनिया तो ईश्वर ने बनाई है जैसी है, आपको उसको समझना है। साइंस तो यही काम करती है। तो नॉट ऑल कोलिजन्स लीड टू प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ कोलिजन्स ही इफेक्टिव हैं, और नॉट ऑल कोलिजन्स इवन विथ सफिशिएंट एनर्जी। सफिशिएंटली एनर्जेटिक है तब भी सबसे प्रोडक्ट नहीं बनते, तो कोई ना कोई नया नखरा और है, और ये नया नखरा कहलाता है ओरिएंटेशन फैक्टर। वाओ, ये ओरिएंटेशन फैक्टर क्या है? सिर्फ टक्कर काफी नहीं है, कम से कम एनर्जी प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ। और सिर्फ एनर्जी ही काफी नहीं है, सही दिशा से टक्कर होनी चाहिए, सफिशिएंट एनर्जी के साथ, तब जाकर रिएक्शन होगा। ये भी एक ड्रामा है। हाँ है। The collisions in which molecules collide with sufficient threshold energy and proper orientation so that bonds are broken properly, products are formed properly, इसके लिए अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओरिएंटेशन, सही दिशा, सही होना बहुत आवश्यक है। जैसे अगर आपको SN1 रिएक्शन याद हो, या सॉरी SN2 रिएक्शन याद हो, उसमें क्या था? आपके पास से जैसे CH और यहाँ पे Cl है। अब अगर इसके ठीक उल्टी दिशा से OH- ने अटैक किया, ये आएगा, निकलवा देगा और मेथनॉल बन जाएगी, क्लासिकल SN2। लेकिन जब रैंडम टक्कर हो रही है तो हो सकता है OH- यहां से यहां से यहां से यहां से कहीं से भी आ जाए, तो कई दिशाओं से आ रहा है, टकरा रहा है, उससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट तो वहीं से बनेगा जब वो बैक साइड से आए या लगभग बैक साइड से आए, राइट? आप कहेंगे सब में प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होता, और इस वजह से सारे सफिशिएंटली एनर्जेटिक कोलिजन से भी बॉन्ड्स नहीं बनते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी काफी होना यही पर्याप्त नहीं था, हमने कहा था ओरिएंटेशन भी ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो आइए एक बार उस ओरिएंटेशन को देखें कि ये जो सो कॉल्ड ओरिएंटेशन फैक्टर है, इस ओरिएंटेशन फैक्टर को कैसे अकाउंट में लेते हैं मैथमेटिकली। बड़ा स्मार्ट तरीका है। ओरिएंटेशन का क्या चक्कर है? देखिए, A2 और B2 रिएक्ट कर रहे हैं और AB बना रहे हैं, ठीक है। आप ये देखिए, इसमें कोलिजन, जैसे मैंने आपको SN2 का उदाहरण दिया था, एक दूसरा बड़ा अच्छा, बड़ा पिक्चर्स की उदाहरण है, उसको देखिए। रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, आमने सामने से धड़ाक से टकराए, टक्कर हुई, ये यहां से टकराए, यहां से, बीच का बॉन्ड टूट गया, प्रोडक्ट बन गया, लोग खुश हो गए। अगर यही टक्कर अलग दिशा से हुई होती, ये तो टकराए पर ये टकरा ना सके, ये टकरा ना सके तो आपस में इंटरैक्ट ना कर सके, आपस में इंटरैक्ट ना कर सके तो बॉन्ड ना बना सके, चलो हटाओ यार, कुछ नहीं करते, बस टक्कर हुई, ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते,
नो प्रोडक्ट्स। यहां पर देखिए ओरिएंटेशन का महत्व। अगर सही दिशा से टक्कर न हो तो भी टकरा गए तो भी आप कह सकते हैं कि इससे रिएक्शन नहीं होगा, राइट? नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, समझ गए हम। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कहते हैं पी, या कुछ किताबों में लिखा होता है सिग्मा। अच्छा, ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर, पी या सिग्मा। वाओ, ये क्या होता है? हम कहते हैं रेट आर, पहले कहता है जेड ए बी ई रेज टू माइनस ई ए बाई आर टी। हाँ जी, उसी में हमने पी या सिग्मा कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी जेड ए बी ई रेज टू माइनस ई ए बाई आर टी ऐसा आ जाता है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है वो हो जाएगा ई रेज टू माइनस ई ए बाई आर टी, राइट? और जेड ए बी तो खैर नंबर ऑफ कोलिजन्स थे ही कि किस फ्रीक्वेंसी के साथ कोलिजन हो रहे हैं। पी क्या है? पी है स्टेरिक फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर। इस पी को कहते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर, कभी कभी लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। दिस इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी फैक्टर। दोबारा लिखता हूं, दिस इज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिक फैक्टर। बड़े सारे नाम हैं, एक छोटा सा काम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट। एक क्वेश्चन हो जाए, क्यों नहीं? Chemical reaction occurs as a result of collision between reacting molecules. ठीक है, therefore the reaction rate is given by A, total number of collisions occurring per unit volume, fraction of molecules which possess energy less than threshold energy, ना बिल्कुल ही more, total number of effective collisions which have enough activation energy, सिर्फ एनर्जी नहीं, ओरिएंटेशन भी चाहिए। नन ऑफ अबव, नन ऑफ अबव, इनमें से कुछ नहीं। कोलिजन हो, प्रॉपर एनर्जी के साथ हो और सही ओरिएंटेशन के साथ हो, तब होगा रिएक्शन। तीनों फैक्टर्स होने चाहिए। एक और क्वेश्चन है, विच बीकर हैज बेटर चांस ऑफ रिएक्टिविटी? अच्छा, क्या बोला है? ए, 1 liter filled with 10 moles of gaseous mixture, 2 liters filled with 10 moles of same mixture। हम मान लेते हैं टेम्परेचर सेम है, सब कुछ सेम है, तो वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मल केसेस में घट जाएगा। बाकी सारे पैरामीटर सेम मान ले तो ये सिंपली कैसा है? ए इज द आंसर। If rate of reaction doubles for 10 degrees Celsius rise in temperature from 290 to 300 Kelvin, the activation energy for reaction will be approximately, तब कितनी हो जाएगी? आइए देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए चेक करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया है, ln K2 अपॉन K1 इज माइनस EA अपॉन R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, तो देयरफॉर ln 2 डबल हो गया है, इज माइनस EA निकालना है अपॉन R 1 अपॉन T2 300 माइनस 290। ओ माय गॉड, कितना जाएगा ये आ जाएगा, दिस इज EA इंटू 10 अपॉन 300 इंटू 290 R, देयरफॉर EA is 300 into 29 ln 2 R। रक्षा कर प्रभु, इतनी गंदी संख्याएं हैं। अब देखिए ln 2 होता है 0.693, लगभग 0.7 मान लीजिए, 300 इंटू 29 इंटू 0.7, और क्योंकि अपने को कुछ यूनिट्स दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी, बच्चा कर लेते हैं। हाँ, किलो कैलोरी दे रखी है। अरे वाह, ABCD ऑप्शन भी है, और वैल्यूज दूर दूर है तो अप्रोक्सीमेशन करेंगे, दिस इंटू 0.7 इंटू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, और 300 केल्विन था, काट दीजिए, ये आ जाएगा। वेल, कितना हो जाएगा ये? अगर इसे 0.3 कर दूं तो किलो में आ जाएगा। 0.3 इंटू 0.7 इज 0.21, 0.21 इंटू सॉरी 0.21 इंटू 29 इंटू 2 किलो कैलोरी पर मोल, ये आ गया। 29 जैसी गंदी कैलकुलेशन भी हम करने वाले नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 0.2 इंटू 30 है, एक को घटाया दूसरे को बढ़ाया इंटू 2, कितना जाएगा ये?
इंटू 0.2 कितना होता है? 12 आ रहा है। हाँ, अरे वाह, 12 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास अप्रोक्सीमेटली है। देखे 12 आ रहा है, सही है। अप्रोक्सीमेटली 12 किलो कैलोरीज पर मोल, मेक सेंस, ठीक है। The rate constant, the energy of activation and Arrhenius parameter of chemical reaction are tang, tang and tadang respectively. The value of rate constant as temperature tends to infinity is as T tends to infinity, K tends to A. As T tends to infinity, K tends to A. Arrhenius parameter, energy of activation and Arrhenius is इतना, rate constant EA और this are, so this is rate constant, ये ऐसा है, Arrhenius ऐसा है। The value of rate constant as T tends to T is, देखते हैं। पहली बात तो रेट कांस्टेंट ये किसी सर्टेन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर है, हाँ जी। लेकिन जब एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, के क्या है? के है ए ई रेज़्ड टू माइनस ई ए बाय आर टी। के तो पाथरों की तरफ बदलेगा, इनफैक्ट के विल बिकम इक्वल टू ए। ए क्या है? ए है 6 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, तो वही हो जाएगा 6 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो कैलकुलेशंस, ठीक है। ओ वाह, ये क्या है? कंसिडर द गिवन प्लॉट फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। कमाल है, ठीक है। A प्लस बी दे रहा है C प्लस डी, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। A और B है। अब आप अगर देखें तो ये यहां से ये दो उल्टी दिशाओं में बड़ी बदतमीजी दिखाए हुए हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि A और B रिएक्ट करते हैं और एक तरफ दे रहे हैं D, या वही A और B रिएक्ट करें और दूसरी तरफ चले तो दे रहे हैं C। तो ये पैरेलल रिएक्शन है। A प्लस बी से या तो मिल रहा है C और या फिर मिल रहा है D, साथ साथ नहीं मिल रहा है। एक तरफ चलते हैं तो C मिलता है, उल्टी तरफ चलते हैं तो D मिलता है। ध्यान रखिए, इतनी षड्यंत्र पूर्वक पूछा है, अच्छा प्रश्न है। ऑप्शंस क्या है? C इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट, जिसकी एनर्जी कम है वो स्टेबल होगा। ऐसा है क्या? देखिए C नीचे है तो वो स्टेबल है, सच है। दिस इज करेक्ट, ट्रू। Activation energy to form C is 5 kilojoules per mole less than that to form B. ग्राफ से चेक कर लेंगे। Formation of A and B from C has highest enthalpy of activation and D is kinetically stable product. इन सब के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चेक करनी पड़ेगी। और देखते हैं A B अगर बना रहे हैं D, तो दिस इज EA फॉर फॉर्मेशन ऑफ D, और ये क्या है? ये है EA फॉर फॉर्मेशन ऑफ C। तो EA C के फॉर्मेशन वाली बहुत ज्यादा है EA D के फॉर्मेशन से, तो D जल्दी बन जाती है। जो तेजी से बन जाए वो काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट होता है या फेवर्ड प्रोडक्ट होता है। तो ये जो बोला है काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट, ये तो सही बात बोली है। फिर बोला है A और B फ्रॉम C की EA की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज्यादा है। ऐसा है क्या? और चेक करें। हाँ, है तो सही। C से वापस आना है तो ये चाहिए। दिस इज EA फॉर C गिविंग यू A प्लस B। ये भी ट्रू लगता है, बिल्कुल। तो यही होगा फॉल्स। चेक कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन टू फॉर्म C, एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म C इज इतना लेस देन दैट टू फॉर्म D। चेक करें C और D का, नहीं तो भिड़ते ही गलत है। बोला है C इज लेस देन D, यहां तो साफ साफ दिख रहा है C इज मोर देन D। कितना है? यहां पे देखिए EA फॉर C है 5 से 20 15 किलो जूल्स पर मोल, और ये कितनी है? ये है 5 से 15 10 किलो जूल्स पर मोल। ये गलती है। बोला है C इज लेस देन, ना C इज मोर देन, तो B इज द आंसर। B में गलत बात बोली है, B इज द आंसर, और गलत कोई चुनना था, कलयुग है। ठीक, चलिए। तो बच्चे लोग, ये तो थी प्यारी प्यारी कहानियां केमिकल काइनेटिक्स की। किसी के साथ ये कथा लेती है विराम, फिर
अगली क्लास में जारी रखेंगे अपना काम। तब तक के लिए विश्राम। नमस्कार।